प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आखिर इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस क्या है? अगर हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेस पर काम करते हैं तो फिर आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बेस पर क्यों? विवेचना में आज क्या है इसके पीछे की कहानी और बेसिकली क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का मतलब, आपको इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के राइट्स को द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा है। अभिवादन स्वीकार करिए कभी है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दैट इज, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी उसे वंचित तो किया जा सकता है बशर्ते कि प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए। सवाल यह है कि विधि बनाता कौन है? किसी भी एक्ट को बनाने के लिए विधेयक जो लाया जाता है वो कौन लाता है? ऑब्वियस सी बात है, रूलिंग पार्टी लाती है। क्योंकि हर रूलिंग पार्टी को अपना सत्ता बचाए रखने के लिए कम से कम 5 साल बचाए रखने के लिए कुछ ऐसे कठोर नियम लाने पड़ते हैं जिससे कि उनकी सत्ता पर कोई आंच ना आवे, और ऐसे नियम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये उनके जीवन पर काफी गहरा इफेक्ट डालते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड है लॉ के द्वारा, बस इसलिए मान लेना कि ये प्रोसेस सही है, ये तो गलत बात है। न्यायपालिका का एक स्थापित सिद्धांत है, आपको पता होगा कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, परंतु एक भी ईमानदार को, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे आदेश में क्या होते हैं कि जो अपराधी होते हैं वो तो छूट जाते ही हैं, पर निर्दोष पिस जाते हैं। और दिक्कत यह है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सुप्रीमेसी पार्लियामेंट के पास होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो प्रोसेस जरूर देख सकती है कि प्रोसेस ठीक ठाक ढंग से बना हुआ है या नहीं, जो एक्ट आया है सदन से पास होकर वो पूर्ण बहुमत से पास हुआ है कि नहीं, बस ये देखने का उसके पास अधिकार है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती, इसमें वो खंडन नहीं कर सकती। वही जो दूसरा वर्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसका अर्थ होता है यथोचित विधि प्रक्रिया। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चेक कर सकती है, प्रोसेस के साथ साथ वो सब्सटेंस भी देख सकती है कि आखिर इस एक्ट का इरादा क्या है। अगर उसे लगे कि यह एक्ट मानवाधिकार को हनन करता है तो वो उसे वहां तक काट सकती है, वहां तक खारिज कर सकती है। ये काफी मस्त प्रक्रिया है। फिलहाल आप दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझ पा रहे हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है और साथ में आर्टिकल 21 जिसमें कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, इसकी मिस्ट्री क्या है, इसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के हिसाब से डिटेंशन, अरेस्ट या गिरफ्तारी 3 तरह के होते हैं। जो पहले हैं उसे हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में दंडात्मक निरोध कहा जाता है। और जो दूसरे हैं उसे हम अंडर ट्रायल डिटेंशन कहते हैं, जिसे हिंदी में विचाराधीन निरोध कहते हैं। और जो तीसरा है वो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बुरा है, आपके अकॉर्डिंग में निश्चित तौर पे होगा, उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध कहने का सेंस है कि किसी पर आपको शक है उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, यही है निवारक निरोध। डेफिनेटली ये आपके लिए भी उतना ही बुरा होगा जितना मेरे लिए है। एक व्यक्ति थे A.K. गोपालन, केरला के थे। 5 बार वो लोकसभा सांसद भी रहे। पहले कांग्रेस के एक्टिविस्ट थे, बाद में वो कम्युनिस्ट बन गए। 1947 में मद्रास की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, और उन्होंने जब पूछा कि उनकी गिरफ्तारी किस बेस पर हुई है तो उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेस दिया गया। 3 साल तक जेल में ठूंस के रखा। फिर 1950 में सरदार पटेल ने एक एक्ट बनवाया था देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके, जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि आजाद होने के बाद हमारा देश बहुत ज्यादा खुश था, यानी कि हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्थितियां और बिगड़नी शुरू हो गई थी। सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मांग जोरों शोरों से हो ही रही थी, यानी कि अंग्रेज से तो आजाद हो गए थे हम, पर धर्म संप्रदाय के जंजीरों में जकड़ते जा रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए देश को बचाने के लिए ये एक्ट अनिवार्य था, और होम मिनिस्टर के लिए ये एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि वो ये सब देखे। इन वजहों से ये एक्ट लाना जरूरी था। और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनते, आपको पता होगा। जब भी कुछ यूनिक घटनाएं होती है वही हिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद होना क्या था, मद्रास सरकार ने फिर से एक ऑर्डर निकाला
और उसके बाद ए के गोपालन को कहा कि ए के गोपालन सर, अब आपकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत होती है। इसके बाद क्या होना था, ए के गोपालन के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां उन्होंने कुछ ग्राउंड्स रखे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उन्होंने ग्राउंड्स रखे वो ये था, पहला ग्राउंड्स तो ये था कि जब सारे आर्टिकल्स, सारे फंडामेंटल राइट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेस पर हैं, तो ये कैसे संभव है कि आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बेस पर होंगे। यानी कि उनके कहने का सेंस था कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये दोनों एक ही चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 31 माफ कीजिएगा, आर्टिकल 13 का यूज करके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चेक करना चाहिए और चूंकि ये एक्ट अपने आप में ही गलत है, इसे खारिज कर देना चाहिए। देखिए उस समय उनकी सोच रही होगी, आज हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को क्लियर रूप से समझ पा रहे हैं, लेकिन उस समय जो उनकी समझ थी वो यही थी कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये दोनों एक ही चीज है। उनका पहला ग्राउंड तो ये था। पहले तो इन्होंने आर्टिकल 21 को गलत साबित करने की कोशिश करी, यानी कि उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेस पर काम करती है। और जो दूसरा ग्राउंड्स रखा, ये तो और होशियारी के साथ रखा। उन्होंने जो दूसरा ग्राउंड्स दिया उसमें यह कहा कि आपने मुझे जेल में जो डाल रखा है, जिससे हमारी पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाती है, और ये आर्टिकल 21 में आते हैं और आप इसको चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मामला है, साथ में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ठीक ढंग से बना हुआ है। ठीक है, हम इस पर सवाल नहीं उठाते हैं, पर आर्टिकल 19(1)D क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं कहीं भी फ्री मूवमेंट कर सकता हूं, जो कि मैं करना चाहता हूं, पर आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे जेल में डाल दिया है। हाँ, इससे कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर हैं जो कि 19(5) में है। वो ये कहते हैं कि साधारण जनता के हित में आप फ्री मूवमेंट को रोक सकते हैं, साथ में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में आप फ्री मूवमेंट को रोक सकते हैं। और मैंने जो किया है वो इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस को बाध्य नहीं करते, यानी कि मैं इस दोनों रिस्ट्रिक्शंस से परे हूं। न ही मेरे मूवमेंट से साधारण जनता दुखी है और न ही मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को परेशान किया है। तो आप अगर हमें आर्टिकल 21 के बेस पर खारिज नहीं कर सकते, यहां से जेल से मुक्त नहीं कर सकते, तो 19(1)D के बेस पर कर दीजिए ना। मामला काफी तीखा था। पहले तो 5 जजेस की बेंच बैठी और फिर बाद में 1 जज की और एंट्री हुई। फैसला 4-2 के फेवर में आया, यानी कि जो 4 जजेस ने फैसला दिया था वो ये था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, पहला। और दूसरा ये कहा कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही लगेंगे। साथ में तीसरा ये कहा कि जो आपका जेल में बंद करने की बात है, इसमें हम ये मानेंगे कि सिर्फ आपका पर्सनल फ्रीडम खत्म हुआ है, यानी ये आर्टिकल 21 के बेस पर है। और चूंकि आर्टिकल 21 प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बेस पे है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। स्वाभाविक था। फैसला ए के गोपालन के अगेंस्ट चला गया और जो 2 जजेस ने इनके फेवर में फैसला किया था, उन्होंने आर्टिकल 21 के राइट्स को बिल्कुल गलत कहा था ये मूल अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने ये कहकर अपना डिसेंटिंग जजमेंट भी दिया था। भले ही फैसला ए के गोपालन के अगेंस्ट में गया हो, लेकिन 1978 के मेनका गांधी के फाइनल जजमेंट आने तक सुप्रीम कोर्ट गिल्ट फीलिंग से ही जूझती रही। हुआ क्या था कि जब मेनका गांधी का जो फाइनल जजमेंट आया था 1978 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर स्वीकार किया था कि जो आर्टिकल 21 है, इसमें प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो लागू होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉ कुछ भी हो, प्रोसेस कुछ भी हो। लॉ में है तो कुछ भी चल जाएगा, लॉ रीजनेबल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इसमें भी चेक कर सकती है कि जो लॉ है वो किस लिए बना है, यानी कि इसके सब्सटेंस को भी चेक कर सकती है। साफ था कि अब भले ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, लेकिन काम ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह ही करती है। तो ये था इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस का मतलब। आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये समझाऊं तो ये है कि पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मीनिंग अलग अलग था। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सुप्रीम कोर्ट इसके प्रोसेस को तो चेक कर सकती थी, पर इसके सब्सटेंस को चेक नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो मेनका गांधी का जो फाइनल जजमेंट आया 1978 में, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये चेक कर सकती है कि जो लॉ है रीजनेबल है या नहीं।
इसके सब्सटेंस ठीक है या नहीं, इसके इरादे क्या हैं। अगर उन्हें वो गलत लगता है तो वो उसे उस अमाउंट में खारिज भी कर सकते हैं। यानी अब 1978 के बाद कहने के लिए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कुछ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन काम ये दोनों अब एक ही करते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। पर सवाल अभी भी ये कि जब फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे थे तो सभी का बेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही रखा गया, पर आर्टिकल 21 का क्यों नहीं। आपको बता दें कि ऐसा ही हुआ था, इसका भी बेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही रखा गया था। जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उसमें आर्टिकल 21 का डेफिनेशन ये था कि किसी भी व्यक्ति को यथोचित विधि प्रक्रिया द्वारा ही उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन संविधान सभा में काफी बहसबाजी हुई। लोगों ने कहा कि हमें आजादी बचाने के लिए लोगों की कुछ हद तक आजादी छीननी पड़ेगी, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड राउंड में यह तय हुआ कि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं बल्कि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही लगेगा। हालांकि अब इसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, और सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शंस ये है कि जो लॉ बनेगा, भले ही प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा जो प्रोसेस बनेगा वो रिजनेबल होने चाहिए। सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है, और यही प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के पैरेलल बनाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफी सारी जानकारियां हुई होंगी, और आप अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। अगर सच में समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।